हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है बीकॉम ऑनर्स कोर्स के अंदर सेमेस्टर 1 में, उन सभी के पास एक सब्जेक्ट है मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन। मैं आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ इसकी यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट की वन शॉर्ट रिवीजन वीडियो, जिसमें आज मैं आपको इस कंप्लीट यूनिट को एक ही वीडियो के अंदर कवर करवा दूंगा। इसके सारे कंसेप्ट जितने भी आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, जिनमें से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, वो सारे एक ही वीडियो में कवर करवा दूंगा। तो बिना देर किए शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो और देखेंगे इस कंप्लीट यूनिट को काफी डिटेल में। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसके जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो रखे हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप जो यूट्यूब चैनल का अबाउट सेक्शन है वहां पर जाइए, वहां पर आपको उसके लिंक मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपको उसके नोट्स अपलोड कर रखे हैं मैंने, वहां से आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो और देखेंगे इस कंप्लीट यूनिट को काफी डिटेल में। कि सबसे पहला हमारे पास आता है मैनेजमेंट क्या होता है। तो इट इज द आर्ट और साइंस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद एंड थ्रू अदर विद और ओवरऑल पर्पस ऑफ अचीविंग एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। मैनेजमेंट क्या होता है? ये एक आर्ट है और साइंस है, या तो आर्ट है या साइंस है, जिससे हम क्या करते हैं, कोई भी काम करवाते हैं दूसरों के द्वारा। किस चीज के लिए? अपना जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करने के लिए। जब ये काम हम करवाते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैनेजमेंट। नेचर क्या होता है? बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट। इसका मतलब क्या है? वर्ल्ड ऑफ साइंस बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट से, मतलब जो मैनेजमेंट है वो एक्सपेरिमेंट, फैक्ट्स एंड फिगर्स पर भी बेस करता है, और साथ में किसी पर्सन की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो होती है उस पर भी बेस्ड होता है, कि क्रिएटिविटी, थिंकिंग, इमेजिनेशन कितनी है उस पर भी बेस होता है। तो ये इस तरीके से साइंस और आर्ट्स दोनों है। प्रोसेस है मैनेजमेंट के। प्रोसेस में कई सारी सीरीज होती हैं, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग। ये हो गए प्रोसेस इसके। मल्टी डायमेंशनल है, मतलब इट स्टडी इंडिविजुअल बिहेवियर थ्रू। ये किसी भी पर्सन के बिहेवियर को स्टडी करता है। बिहेवियरल साइंस है, स्टडी ग्रुप बिहेवियर थ्रू सोशल साइंस, स्टडी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये सारी चीजें हो जाती हैं कि ये मल्टी डायमेंशनल है। डायनेमिक है, मतलब मैनेजमेंट को चेंजेस के साथ एडेप्ट करना पड़ता है अपने आप को, इसलिए डायनेमिक कहलाता है। कॉन्टिन्यूस है, मतलब मैनेजमेंट प्रोसेस की जरूरत हमें हर जगह होती है, मैनेजमेंट की जरूरत हर समय पड़ती रहती है। इसे हमें मैनेजमेंट करते ही रहना पड़ता है, चाहे किसी भी चीज का हो। परवेजिव है, मतलब हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। गोल ओरिएंटेड है, मतलब मैनेजमेंट हैज नो एग्जिस्टेंस विदाउट गोल। अगर गोल ही नहीं होंगे तो हम मैनेजमेंट किस चीज का करेंगे, किन का करेंगे, किस लिए करेंगे? तो इसलिए गोल का होना जरूरी है, ये गोल ओरिएंटेड कहलाता है। ये हो गए मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या थे? अब आएगा हमारे पास फंक्शंस कौन कौन से हैं मैनेजमेंट के। तो नंबर 1 फंक्शन आता है प्लानिंग। प्लानिंग में क्या होता है, हमें फ्यूचर में क्या काम करना है उसके लिए जब हम एक पूरी स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं प्लानिंग। क्या है प्लानिंग? इन्वॉल्व सेटिंग अप लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स को सेट करना, डिसाइड करना, इनको हम कैसे अचीव कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? फंक्शन विच ब्रिंग प्लान इनटू एक्शन। जो हमने प्लानिंग में प्लान्स डिसाइड करे थे उन्हें एक्शन में लाना ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। अरेंज एंड ऑर्गेनाइज ऑल द रिसोर्सेज, और सभी रिसोर्सेज जिनकी जरूरत है हमें काम को करने के लिए, उन सभी को इकट्ठा करना ऑर्गेनाइजिंग में आता है। स्टाफिंग में क्या होता है? तो स्टाफिंग का मतलब होता है, ये एक एक्सटेंशन है कि ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन की। इसमें हम क्या करते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज की ऑर्गेनाइजेशन में कितने ह्यूमन रिसोर्सेज और किस टाइप के ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत है, उसको जब हम देखकर रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टाफिंग। फोर्थ है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, जो हमने इट इज ऑल अबाउट कीपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मोटिवेटिंग। मतलब जो ह्यूमन रिसोर्स है, मतलब एम्प्लॉयज देंगे, उनको इंस्ट्रक्शन देना, गाइडेंस देना, उन्हें कंट्रोल, एक तरीके से मोटिवेट करना, ये हमारा डायरेक्टिंग के अंदर आता है। कंट्रोलिंग क्या होता है? कंट्रोलिंग में जो हमने प्लान डिसाइड करा था और जो हमारी एक्चुअल वर्क हो रहा है, एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रही है, इन दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें पता लगता है कि कहीं कोई डेविएशन तो नहीं है। अगर डेविएशन है तो उसे ठीक करना, ये हमारा प्रोसेस होता है कंट्रोलिंग का। ठीक है, अब बात आती है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट के कुछ लेवल होंगे। नंबर 1 है टॉप लेवल। टॉप लेवल में क्या होता है? तो इस लेवल पर जितने भी ऑनर्स होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये सारी चीजें लोग इसमें आते हैं। इट इज लेवल विद मैक्सिमम अथॉरिटी। इस लेवल के पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी और पावर होती है। फंक्शन क्या क्या होते हैं टॉप लेवल के? तो आंसर क्वेश्चन रिलेटेड टू एग्जिस्टेंस एंड पर्पस, मतलब बिजनेस का पर्पस क्या है और कब तक ये एग्जिस्ट करेगा, इसका आंसर इन्हीं के पास होता है। डिजाइन सेटअप गोल्स, गोल्स को डिजाइन करता है, सेटअप करता है मिडल और लोअर लेवल के लिए। रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड सर्वाइवल, रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ एंड सर्वाइवल के लिए। और दे आर इन चेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड रिम्यूनरेशन टू पीपल।
और बियरर ऑफ लॉस, लॉस को भी यही लोग बियर करते हैं, प्रॉफिट और रिमरेशन लोगों को यही लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर आता है हमारा मिडिल लेवल। तो मिडिल लेवल में कौन कौन आता है? हेड ऑफ वेरियस फंक्शनल डिपार्टमेंट, जो कई सारे फंक्शनल डिपार्टमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनके जो भी हेड बना दिए जाते हैं वो हमारे मिडिल लेवल में आते हैं। फंक्शंस क्या क्या होते हैं इनके? तो कम्युनिकेट गोल ऑफ टॉप लेवल टू लोअर लेवल, जो टॉप लेवल के गोल है उन्हें लोअर लेवल को कम्युनिकेट करना, डिजाइन सब गोल्स बनाना अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए, सुपरवाइज एंड गाइड लोअर लेवल मैनेजर, जो इनके नीचे मैनेजर लोअर लेवल के मैनेजर होते हैं उन्हें सुपरवाइज करना, आंसरेबल टू टॉप लेवल, आंसरेबल होते हैं ये टॉप लेवल को, और एक्ट एज रिप्रेजेंटेटिव और ऑफ लोअर लेवल, और लोअर लेवल के जो लोअर लेवल होता है उसके एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव का काम करते हैं टॉप लेवल के सामने। थर्ड है हमारा लोअर लेवल। तो इसमें कौन कौन आता है? मैनेजर, फोरमैन, सुपरवाइजर, फैक्ट्री लेवल, ये सारी चीजें इसमें आती हैं लोअर लेवल में। दे कीप चेक ऑफ टाइम, स्पीड, कॉस्ट, वेस्टेज, ये सारे किन चीज पर चेक रखते हैं? टाइमली काम हो, स्पीडली काम हो, कॉस्टली ज्यादा ना हो और वेस्टेज ज्यादा ना हो, इन सारी चीजों पर ये लोअर लेवल के मैनेजर चेक रखते हैं। फंक्शन क्या क्या होते हैं इनके? प्लान डेली एंड रूटीन वर्क टू बी डन बाय वर्कर, प्लान करना है क्या डेली काम होना है, रूटीन वर्क क्या करना है वर्कर्स को। ऑर्गेनाइजिंग ऑल रिसोर्स एंड मेक नेसेसरी परचेज, सारे रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना और जो जरूरत की परचेजेज हैं वो सारी परचेजेज करना इनका काम होता है। हैंडल एंड रिजॉल्व डे टू डे कन्फ्लिक्ट ऑफ वर्कर के बीच में अगर कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उन्हें हैंडल करना इनका काम होता है। एडवाइज एंड असिस्ट वर्कर ड्यूरिंग द वर्क ऑफ, वर्कर्स को एडवाइस गाइडेंस प्रोवाइड करवाना इन्हीं लोअर लेवल के मैनेजर्स वगैरह का काम होता है। ठीक है, अब हमारे पास आता है इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस किस लिए है? सेटिंग ऑब्जेक्टिव, मिशन एंड विजन, मैनेजमेंट प्ले इंपॉर्टेंट रोल। जब भी हम मिशन, हमारा गोल क्या है वो सेट करना चाहते हैं तो हमें मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। सेकंड है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, कोई भी चीज प्लान या कंट्रोल करने के लिए हमें मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। थर्ड है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मैनेजमेंट से क्या होता है जितने भी हमारे ह्यूमन रिसोर्स है, फाइनेंशियल रिसोर्स है, फिजिकल रिसोर्स है, इन सभी का इफिशियंटली यूटिलाइजेशन होता है। फोर्थ है स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की स्टेबिलिटी होती है, ग्रोथ होती है ऑर्गेनाइजेशन की, मैनेजमेंट अगर अच्छा मैनेजमेंट हो तो। डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, मैनेजमेंट सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के ही गोल को अचीव करने में हेल्प नहीं करता बल्कि इंडिविजुअल्स के गोल को भी अचीव करने में हेल्प करता है जिससे उनका भी डेवलपमेंट होता है। फिफ्थ सिक्स्थ है कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, अ गुड मैनेजमेंट अंडरस्टैंड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड सोसाइटी एंड एंगेज इन वेरियस प्रोग्राम्स। एक जो अच्छा मैनेजमेंट होता है वो सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूशन करता है, कई सारे हेल्पफुल वर्क करता है सोसाइटी के लिए। ठीक है, ये हो गई हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब आता है कोऑर्डिनेशन एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन कैसे मैनेजमेंट की एसेंस है। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन इन परस्यूट ऑफ कॉमन गोल, इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। जब हम क्या करें, जितने भी ग्रुप एफर्ट्स होंगे, मतलब जितने भी ह्यूमंस के एफर्ट्स कर चल रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जब उन्हें एक साथ में यूनिटी प्रोवाइड करवा दें जिससे वो सब एक काम के लिए, एक गोल के लिए ही वर्क करें, तो उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। द फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन इज परवेसिव, ये एक परवेसिव फंक्शन है। एवरी डिपार्टमेंट हैज टू कोऑर्डिनेट, सभी डिपार्टमेंट को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करके रखना पड़ता है। रोल क्या है कोऑर्डिनेशन का? तो कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग, अ फुल प्रूफ प्लान इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज कोऑर्डिनेशन, एक प्लान तभी फुल प्रूफ होगा, सक्सेसफुल होगा जब उसमें कोऑर्डिनेशन उस प्लान में होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग में कैसे रोल है? द रोल एंड ड्यूटीज ऑफ वेरियस इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नीड टू बी कोऑर्डिनेटेड विद ईच अदर, जो सभी डिपार्टमेंट और लोग होंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनके जो रोल हैं, ड्यूटीज हैं, ये सभी एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करनी चाहिए जिससे कोई कंफ्लिक्ट ना हो। थर्ड है कोऑर्डिनेशन एंड स्टाफिंग, तो स्टाफिंग इन्वॉल्व रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, दीज आर ऑल रिक्वायर कोऑर्डिनेशन। स्टाफिंग में हमारे कई सारे प्रोसेस आते हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ये सारे आते हैं, तो इन सभी के लिए भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। फोर्थ है कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्टिंग, थ्रू डायरेक्टिंग अ टीम लीडर कोऑर्डिनेट द टास्क ऑफ देयर सबऑर्डिनेट, डायरेक्टिंग से कोई लीडर क्या करता है? अपने सबऑर्डिनेट्स के टास्क को कोऑर्डिनेट करता है। तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा इतना चैप्टर। आगे देखते हैं और क्या है चैप्टर के अंदर। तो देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा मैनेजमेंट क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स। तो देखिए अब कुछ बीकॉम प्रोग्राम वाले बच्चे सोचेंगे कि ये तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, तो देखिए ये वीडियो आएगी वो बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स दोनों के लिए है। वैसे तो ये सभी को कर लेना चाहिए, क्योंकि कुछ पता नहीं है ड्यू सोल का, क्योंकि उसका सिलेबस अलग है, स्टडी मटेरियल में वो कंसेप्ट नहीं है, जो स्टडी मटेरियल में है वो सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, तो कुछ नहीं पता ड्यू सोल के बारे में किस टाइप का क्वेश्चन आ जाए। तो एक बार आपको इसको भी ओवरव्यू कर लेना चाहिए, मैं समझा तो रही हूँ, आपको सुन लेना चाहिए। अगर आप फिर भी इसको नहीं सुनना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, ये ऑनर्स वाले स्टूडेंट के लिए तो है ही। तो देखिए हमारे मॉडर्न मैनेजमेंट के तीन क्लासिकल स्कूल्स होंगे। नंबर वन मतलब तीन स्कूल्स होंगे, क्लासिकल स्कूल, न्यू क्लासिकल स्कूल और मॉडर्न अप्रोच।
तीन तरीके से मैनेजमेंट काम करता है। तो क्लासिकल अप्रोच क्या होती है? इट इज द स्कूल ऑफ थॉट ऑफ मैनेजमेंट दैट इमर्ज्ड एट द टाइम ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ये कौन सी अप्रोच है? जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था तब जो मैनेजमेंट की अप्रोच अपनाई गई थी उसे हम कहते हैं क्लासिकल अप्रोच। ऑल्सो इसे और हम क्या कहते हैं? ट्रेडिशनल और कंजर्वेटिव अप्रोच भी कहते हैं। इसमें के तीन कंट्रीब्यूटर हैं। किन किन साइंटिस्टों ने इसमें अपना योगदान दिया है? एफ.डब्ल्यू. टेलर ने ये अप्रोच दी थी, हेनरी फ्योल ने और मैक्स वेबर ने, इन तीनों ने ये अप्रोच दी थी। साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच, तो इसमें जो टेलर ने अप्रोच दी थी उन्हें हम कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच। एफ.डब्ल्यू. टेलर इज कंसिडर्ड ए फादर, और एफ.डब्ल्यू. टेलर को साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर भी कहा जाता है। इन्होंने क्या क्या रूल्स दिए थे? तो देखिए, साइंस एंड नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब ही स्टेट दैट देयर आर मेनी वेज टू अचीव द गोल बट देयर इज ओनली वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट। मतलब कई सारे वेज होते हैं किसी काम को करने के, लेकिन किसी काम को अच्छे से करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है। ये बताता है हमारा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेलर कंडक्ट वेरियस स्टडी, और इसके बेसिस पर टेलर ने कई सारी स्टडी दी है, जैसे कि मेथड स्टडी। इसमें हमें क्या पता करना होता है कि कितने तरीके हमारे पास किसी काम को करने को, बहुत सारे लिखने होते हैं। मोशन स्टडी, इसमें क्या होता है? मोशन ऑफ मशीन और वर्कर के मोशन, मतलब मूवमेंट की, वर्कर के मूवमेंट और मशीन्स की मूवमेंट को नोट डाउन करना होता है, उन्हें एक तरीके से चेक करना होता है। थर्ड है टाइम स्टडी। इसमें क्या होता है? डिसाइड स्टैंडर्ड, मतलब हमें एक टाइम डिसाइड करना होता है कि कितने टाइम में कोई काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। फोर्थ है फैटिग स्टडी। ये हमें बताता है कि वर्कर्स को काम करते करते कितने रेस्ट इंटरवल्स की जरूरत पड़ेगी, ये हमें चेक करना होता है इसके अंदर, ठीक है, डिसाइड करना होता है। फिर आता है हमारा डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। ये तो हो गया हमारा क्या चीज, ये साइंस इज नॉट रूल ऑफ थंब। अब सेकंड इसकी जो रूल दिया था इसने, ये था डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, मतलब अकॉर्डिंग टू हिम द स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ दे शुड बी सेट एंड वर्कर हु प्रोड्यूस मोर देन। इन्होंने कहा था कि एक डे का एक स्टैंडर्ड आउटपुट हमें डिसाइड कर देना चाहिए कि एक दिन में इतनी तो चीजें बननी है। अगर इससे ज्यादा कोई वर्कर बनाता है तो उसे उस पीस के अकॉर्डिंग फिर ज्यादा वेजेस दिए जाने चाहिए। ये बताता है हमारा ये सेकंड प्रिंसिपल। थर्ड है डिवीजन ऑफ वर्क अमंगस्ट मैनेजर एंड वर्कर, मतलब हमें वर्क को डिवाइड कर देना चाहिए मैनेजर के बीच में और वर्कर के बीच में। क्या काम मैनेजर करेगा, क्या काम वर्कर करेगा, और उसी के अकॉर्डिंग उनको एक तरीके से उनसे फीडबैक्स लेनी चाहिए। इसमें क्या क्या आता है डिवीजन ऑफ वर्क में? तो डिवीजन ऑफ वर्क करके इन्होंने 8 तरीके के फंक्शनल फोरमैनशिप बना दी थी, जिसे हम कहते हैं वर्क को जब डिवाइड करते हैं इनके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग तो उसे कहा जाता है फंक्शनल फोरमैनशिप। और इसमें 8 वर्कर्स होते हैं। किस किस टाइप के? नंबर 1 होता है रूट क्लर्क। रूट क्लर्क कौन होता है? जो हमें बताता है कि हमें प्रोडक्शन कैसे करना है। सेकंड है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। ये कौन होता है? हु लेट्स डाउन रूल्स एंड पॉलिसी टू बी फॉलोड व्हाइल वर्किंग। काम करते समय क्या क्या रूल्स और पॉलिसी फॉलो करनी है वो ये बताता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। थर्ड है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ये क्या बताता है? हु स्पेसिफाई स्टैंडर्ड टाइम एंड कॉस्ट फॉर ईच जॉब। हर काम के लिए कितना स्टैंडर्ड टाइम है, वो सारी चीजें ये टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क बताता है। फोर्थ है डिसिप्लिनेरियन। ये कौन होता है? तो ही इज वन इंश्योर दैट वर्क इज बीइंग डन इन सिंसियर डिसिप्लिन्ड वे। ये देखता है कि जो वर्क किया जा रहा है वो डिसिप्लिन और सिंसियरली वे में किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। फिफ्थ है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस कौन होता है? ही इज वन इंश्योर वर्क इज डन एज पर शेड्यूल। ये डिसाइड करता है कि जितना टाइम हमने दिया गया था हर वर्क को लिए उतने टाइम में कोई हर सारे वर्क कंप्लीट हो जाने चाहिए। सिक्स है गैंग बॉस। गैंग बॉस कौन होता है? तो ही इज वन हु कीप टूल्स एंड मशीन रेडी फॉर यूज ऑफ वर्कर। गैंग बॉस वो होता है जो टूल्स और मशीन्स को रेडी करके रखता है वर्कर के काम करने के लिए। सेवंथ है रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस कौन होता है? ये देखता है कि मशीन्स जब वर्कर्स जब वर्क कर रहे हैं तो मशीन ढंग से काम करती रहे। एट्थ है इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर कौन होता है? जो क्वालिटी ऑफ फिनिश्ड गुड को देखता है, चेक करता है, वो होता है हमारा इंस्ट्रक्टर। फिर फोर्थ था इनका स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। फोर्थ प्रिंसिपल था स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है? डिजाइनिंग स्टैंडर्ड फॉर ईच एंड एवरी टास्क। हर टास्क के लिए एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर देना चाहिए कि इतना तो काम होना चाहिए, इससे ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं होना चाहिए। और सिंप्लीफिकेशन मीन डिवाइडिंग कॉम्प्लेक्स टास्क इनटू सिंपलर एक्टिविटीज। जो कॉम्प्लेक्स टास्क हो उसे कई सारी सिंपलर एक्टिविटीज में डिवाइड कर देना हमारा कहलाता है सिंप्लीफिकेशन। फिफ्थ है मेंटल रिवॉल्यूशन। तो ये क्या होता है? टेलर एम्फेसिस अपॉन अ चेंज इन आउटलुक ऑफ टॉप मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल वर्कर टुवर्ड्स ईच अदर। टेलर ने ये सजेस्ट किया था कि जो टॉप लेवल के वर्कर हैं, लेवल के मेंबर्स हैं और लोअर लेवल के जो वर्कर्स हैं, इनके बीच में एक अप्रोच हमें रखनी चाहिए जिससे इनके बीच में एक दूसरे के लिए जो हम कहते हैं
फेथ बना रहे और ये अच्छे से काम करते रहे एक दूसरे के लिए, ये कहता है मेंटल रिवॉल्यूशन में कि इनके बीच में कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। सेकंड अप्रोच थी, ये तो हो गई हमारी एफडब्ल्यू टेलर की। सेकंड थी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की अप्रोच, किसने दी थी देखिए, हेनरी फ्योल ने जो प्रिंसिपल्स दिए थे वो आते हैं हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर। तो इन्होंने पहला प्रिंसिपल दिया था हेनरी फ्योल ने, डिवीजन ऑफ वर्क का। इन्होंने कहा था वर्क को हमें छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए वर्कर के बीच में। सेकंड था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कहा था कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ कुछ अथॉरिटी को भी डेलीगेट करना पड़ता है। अथॉरिटी क्या होती है, पावर टू टेक डिसीजन, और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, अकाउंटेबिलिटी उस काम के लिए, वो हमारी कहलाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फ्योल ने क्या सजेस्ट किया था कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ वर्कर्स को कुछ अथॉरिटी भी देनी चाहिए, मतलब कुछ डिसीजन वर्कर खुद भी ले सके, इतनी अथॉरिटी देनी चाहिए उन्हें। थर्ड है डिसिप्लिन, तो इसका मतलब है मैनेजमेंट शुड स्टेबलाइज अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड ओबीडियंस अमंग एम्प्लॉय। एम्प्लॉय है वो डिसिप्लिन और सिंसियरिटी के साथ काम करने चाहिए। फोर्थ है यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब इन्होंने कहा था कि हर एक मतलब वर्कर्स को सिर्फ एक सिंगल बॉस से ही ऑर्डर मिलना चाहिए, कई सारे बॉस नहीं होने चाहिए उनके। फिफ्थ है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इट सजेस्ट ऑल एम्प्लॉय वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव वन कॉमन गोल। जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उनका एक ही गोल होना चाहिए, जो कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है, ये होता है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सिक्स है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, इसका मतलब होता है जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, इंटरेस्ट है, गोल है, वही इंडिविजुअल का गोल और इंटरेस्ट होना चाहिए, और जो इंडिविजुअल का गोल और इंटरेस्ट है उसी को हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल को भी मानना चाहिए। मतलब दोनों के इंटरेस्ट को हमें एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना होता है। सेवंथ है रिम्यूनरेशन, तो ये क्या कहते हैं, जो रिम्यूनरेशन होनी चाहिए वर्कर की वो फेयर होनी चाहिए उनके वर्क के अकॉर्डिंग। एट्थ है सेंट्रलाइजेशन, फ्यूल सजेस्ट दैट मैनेजमेंट शुड ट्राई टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन डिवीजन ऑफ पावर एंड हायरार्की। इन्होंने सजेस्ट किया था कि मैनेजमेंट को ध्यान रखना चाहिए कि ज्यादा हायरार्कियल लेवल्स नहीं बनाने चाहिए, सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग पावर रखनी चाहिए। नाइन्थ है स्केलर चेन, स्केलर चेन का मतलब क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी किसी से भी बात नहीं कर सकता, एक कम्युनिकेशन के लिए एक चेन फॉलो की जानी चाहिए जिसे कहा गया था स्केलर चेन। टेंथ है इक्विटी, तो इक्विटी का मतलब क्या है, इक्वेलिटी ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ऑल एम्प्लॉय, मतलब सभी एम्प्लॉयज के साथ सेम ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। 11th है ऑर्डर, इट रिलेट्स टू मेंटेन सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स एंड पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब है कि पीपल्स और ऑर्गेनाइजेशन जो रिसोर्सेज हैं उनका सभी का एक सिस्टमेटिक ऑर्डर मेंटेन करके रखना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। स्टेबिलिटी क्या होती है, तो मतलब एम्प्लॉयज को जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करवानी चाहिए। 13 है इनिशिएटिव, मतलब मैनेजमेंट को इनकरेज करना चाहिए वर्कर्स को कि वो किसी भी काम को करने के लिए फर्स्ट इनिशिएटिव स्टेप्स ले। फोर्थ है स्पिरिट द कॉर्प्स, इट मींस यूनिटी इज स्ट्रेंथ, मतलब द प्रिंसिपल एम्फेसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क, मतलब वर्कर्स के बीच में टीम वर्क को ज्यादा अप्रोच दी जानी चाहिए, ज्यादा उन्हें बढ़ावा दिया जाना चाहिए कि वो टीम वर्क में काम करें। ठीक है, हेनरी और फ्योल दोनों के हेनरी फ्योल और एफडब्ल्यू टेलर दोनों के हमने प्रिंसिपल देख लिए। अब एक हैगा मैक्स वेबर के प्रिंसिपल, इन्हें और देखते हैं। तो मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी दी थी। इन्होंने क्या कहा था, नंबर 1 टास्क स्पेशलाइजेशन, ही सजेस्ट दैट वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन। इन्होंने कहा था ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क को स्पेशलाइजेशन के बेसिस पर डिवाइड किया जाना चाहिए और अकॉर्डिंग टू स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ एम्प्लॉय को वर्क को डिवाइड कर वर्क हमें उन्हें देने चाहिए। Second है formal hierarchical structure. Under this, Weber suggests manager should be organized into layers such that top level has greatest power. इन्होंने ये सजेस्ट किया था कि जो ऑर्गेनाइजेशन में पावर है उसे हायरार्कियल लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। थर्ड है फॉर्मल सिलेक्शन. अंडर दिस ही सजेस्ट एम्प्लॉय शुड बी सिलेक्टेड एंड प्रोमोटेड ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज, टेक्निकल स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसी. इन्होंने सजेस्ट किया था कि जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें कैसे प्रमोट किया जाना चाहिए, उनके नॉलेज, स्किल्स और कॉम्पिटेंसी की बेसिस पर। फोर्थ है इम्पर्सनल रिलेशनशिप. दिस प्रिंसिपल सजेस्ट द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय शुड बी स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल इन नेचर. जो एम्प्लॉय के बीच में रिलेशनशिप होनी चाहिए वो प्रोफेशनल होनी चाहिए, इनफॉर्मल रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए. फिफ्थ है रूल्स एंड इक्विपमेंट. तो इसका है इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टू इंट्रोड्यूस एंड इन्फोर्स रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर एवरी एक्टिविटी. ये कहते हैं कि मैनेजमेंट को सभी एक्टिविटीज के लिए कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने ही चाहिए.
Sixth है advancement based on achievements. It implies that managerial decision relating to promotion should be based on performance of employee. It motivate employee to give their best. मतलब इन्होंने कहा था कि क्या नाम है, वो जो प्रमोशन किया जाना चाहिए वो एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस के बेसिस पर किए जानी चाहिए, जिससे एम्प्लॉयज और भी ज्यादा मोटिवेटेड रहें। तो देखिए ये हमारा इतना चैप्टर और कंप्लीट हो गया। अब बाकी एक पार्ट और रह गया उसका, वो भी देख लेते हैं। अब आएगा हमारे पास न्यू क्लासिकल एंड मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट। तो मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट इन मैनेजमेंट क्या होता है? मॉडर्न थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट क्रिटिसाइज द अजम्पशन ऑफ प्रीवियस स्कूल्स। मतलब अब जो मॉडर्न थ्योरीज फॉलो, मॉडर्न अप्रोचेस फॉलो की जाती है मैनेजमेंट की, जो कि जो पुरानी थ्योरी हैं उन्हें क्रिटिसाइज करती हैं, मतलब उन्हें डिस्क्रिमिनेट करती हैं। दे स्टेट दैट ऑर्गेनाइजेशन इज एन ओपन सिस्टम विच टेक इनपुट फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड डिलीवर आउटपुट बैक टू एनवायरनमेंट। ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन है वो एक ओपन स्ट्रक्चर है जो कि बाहर के एनवायरनमेंट से रिसोर्सेज लेता है और वापस चीजें बनाकर उसे ही डिलीवर कर देता है। टू मॉडर्न थ्योरीज देंगी, सिस्टम थ्योरी और कंटिजेंसी थ्योरी। सिस्टम थ्योरी क्या होती है? दिस थ्योरी स्टेट दैट एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ सिस्टम ऑफ कंसिस्टिंग वेरियस सब पार्ट ऑपरेटिंग टुगेदर टू अचीव कॉमन गोल। ये स्टेट करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन कई सारे सिस्टम से मिलकर बना होता है और सभी का एक मोटिव होता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना। Second है contingency theory. This approach states that there is no best style of management. Every style has its own suitability and setup of application. ये theory suggest करती है कि कोई मैनेजमेंट का कोई एक स्पेशल स्टाइल नहीं होता जिससे हर तरीके के लिए हर तरीके का मैनेजमेंट अच्छा होता है, suitable होता है अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ depend upon organizations. They cannot compete and with each other but rather they can mix and match as per situation. ये एक दूसरे के साथ competent मतलब एक तरीके से कंपटीशन नहीं कर सकते, लेकिन एक दूसरे के साथ मिक्स होकर जिस तरीके का हमें मैनेजमेंट चाहिए उस तरीके का क्रिएट किया जा सकता है। तो देखिए ये हो गया आपका मैनेजमेंट का ये मॉडर्न अप्रोच भी कंप्लीट। अब हैगा हमारे पास कंपैरिजन हैगा क्लासिकल, न्यू क्लासिकल और मॉडर्न अप्रोच में। तो थ्योरिस्ट सबसे पहले किसने कौन सी में थ्योरी दी है? तो क्लासिकल अप्रोच में एफ.डब्ल्यू. टेलर, हेनरी फ्योल और मैक्स वेबर ने दी है। न्यू क्लासिकल में एल्टन मायो और एम.सी. जॉर्जर ने दी है। मॉडर्न में फ्रेड एडवर्ड, फील्डर, पीटर सिंह, पीटर डकर, इन सब ने दी है। फोकस क्या था? तो क्लासिकल का फोकस था एड्रेस प्रोडक्टिविटी चैलेंज एंड इशू इन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब प्रोडक्टिविटी चैलेंजेस हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन में इशू हैं उन्हें सॉल्व करना था क्लासिकल का। न्यू क्लासिकल का एड्रेस ह्यूमन नीड, जो ह्यूमंस की नीड है उन्हें फुलफिल करना था न्यू क्लासिकल का। और मॉडर्न का है एड्रेस रोल ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर, जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं उनके रोल को समझाना अप्रोच थी मॉडर्न थ्योरी की। ओरिजिन है क्लासिकल का, ओरिजिन कहाँ से होता? तो जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था तब जो थ्योरी अप्रोच अप्लाई की गई थी मैनेजमेंट की, यूज की गई थी, वो थी क्लासिकल। फिर जो न्यू क्लासिकल है वो इमर्ज्ड एज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर। जैसे जैसे वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन होता गया तब ये न्यू क्लासिकल अप्रोच आई थी। और ये मॉडर्न वाली कब आई है? तो इमर्ज ड्यू टू इंक्रीज ऑफ ग्लोबलाइजेशन कॉम्पिटिशन, टेक्नोलॉजी बढ़ने की वजह से मॉडर्न अप्रोच आई है। सुटेबिलिटी है तो क्लासिकल कहाँ सुटेबल होती है? ऑर्गेनाइजेशन विद क्लियर लाइन डिस्ट्रिक्शन, जहाँ पर टॉप लेवल और फैक्ट्री वर्कर के बीच में डिवीजन हो रखा हो, वहां पर क्लासिकल थ्योरी अप्रोच सही काम करती है। न्यू क्लासिकल कहाँ काम करती है? मेजोरिटी ऑफ वर्कर हाईली स्किल्ड, जहाँ ज्यादातर वर्कर स्किल्ड हो। और मॉडर्न कहाँ काम करती है? ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, जहाँ पर टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट से डील किया जा रहा है वहाँ मॉडर्न अप्रोच काम करती है। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? क्लासिकल में होता है सेंट्रलाइज्ड, न्यू क्लासिकल में डिसेंट्रलाइज्ड और मॉडर्न में ओपन ऑर्गेनाइजेशन होती है। की स्ट्रेंथ तो क्लासिकल से हाई प्रोडक्टिविटी होती है, न्यू क्लासिकल से हाईली मोटिवेटेड एम्प्लॉय रहते हैं और मॉडर्न अप्रोच से प्रमोट होता है इनोवेशन। तो देखिए दोस्तों इसी के साथ ही आपका मैनेजमेंट की यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो गई है। मे भी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। थैंक यू।